हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, ये हमारी सेकेंड वीडियो है इमर्जिंग ट्रेंड्स की। क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इमर्जिंग ट्रेंड्स। इसके अंदर कुछ थियोरेटिकल पार्ट है, कुछ क्या सारा ही थियोरेटिकल पार्ट है, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि ये इसको आप रिलेट कर सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ के साथ। तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर कुछ कंसेप्ट्स आपको मैंने सिखाए थे इमर्जिंग ट्रेंड्स के। जो कंसेप्ट्स हमने पढ़े थे उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी वीडियो नंबर सेकंड है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो ये आई बटन आ रहा है, क्लिक करके आप देख सकते हो। अगर नहीं देखी तो पहले अगर आप ये देख रहे हो तो भी देख सकते हो, क्योंकि उसके साथ पुरानी वीडियो के साथ बहुत ज्यादा इंटर रिलेशन नहीं है। तो इस वीडियो को भी आप डायरेक्ट देख सकते हो, लेकिन उसके बाद ये पहले वाली वीडियो देख लेना। इस वीडियो के बाद पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार दोबारा से बता दूं, आप गैप्स क्लासेस के नोट्स परचेज कर सकते हो। सिर्फ 19 रुपीज है, 19 रुपए है। किस नंबर पे करने हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। जैसे ही आप 19 रुपीज पे करोगे उसके बाद हमें व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजोगे, बस मेंशन कर देना क्लास 11th आईपी इमर्जिंग ट्रेंड्स, तो हम आपको उसी नंबर पे पीडीएफ के फॉर्म में सारे नोट्स भेज देंगे। अप्रोक्सीमेटली 22 या 23 क्वेश्चंस हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स के। सारा चैप्टर उसके अंदर कवर करा गया है। उससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, उसी में से ही आपका एग्जाम आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो दोस्तों, आगे पढ़ने से पहले इमर्जिंग ट्रेंड्स का चैप्टर आगे करने से पहले एक बार रिकॉल कराऊंगा अभी तक हमने क्या कर लिया। इमर्जिंग ट्रेंड्स के अंदर टोटल 3 टर्म्स हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी टर्म्स पढ़ चुके हैं? सबसे पहले पढ़ा था हमने एआई, फिर उसके बाद सेकंड पढ़ा था एमएल एंड द थर्ड वन इज एनएलपी। ये तीनों कैपिटल में लिखे हैं, एआई कैपिटल में, एमएल कैपिटल में और एनएलपी कैपिटल में, यानी कि इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। तो सबसे पहले तो एआई की बात करते हैं। एआई की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज एमएल इज, एमएल का मतलब मशीन लर्निंग। ये दोनों टॉपिक कर लिए थे। एंड द थर्ड टॉपिक इज जो हम कर चुके हैं, दैट इज एनएलपी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एक बार दोबारा रिकॉल कराया, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये भी आ सकती है कि फुल फॉर्म लिखो, तो आपको फुल फॉर्म टिप्स पर होनी चाहिए। शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं और साथ में इनकी फुल फॉर्म्स भी पूछी जा सकती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे, अब जो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इमर्सिव एक्सपीरियंस। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको आप रिलेट कर सकते हो और आपने ना रियल लाइफ में देखा भी होगा। इमर्सिव एक्सपीरियंसेस के लिए इसके अंदर हम 3 टर्म्स पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे वीआर, सेकेंड इज एआर एंड द लास्ट वन इज रोबोटिक्स। ये 3 टर्म्स हमें पढ़नी है। ध्यान देना, वीआर और एआर इन दोनों को कैपिटल में लिखा हुआ है, यानी कि इनकी फुल फॉर्म है। लेकिन जो रोबोटिक्स है कैपिटल में नहीं लिखा हुआ, तो इसकी फुल फॉर्म नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं सबसे पहले वीआर की फुल फॉर्म क्या है और एआर की फुल फॉर्म क्या है। वीआर की फुल फॉर्म है दैट इज वर्चुअल रियलिटी। क्या है? वर्चुअल रियलिटी। AR का मतलब है ऑगमेंटेड रियलिटी। AR इज ऑगमेंटेड रियलिटी। एंड रोबोटिक्स की फुल फॉर्म नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं हमेशा ना फुल फॉर्म्स बताता हूं, क्योंकि एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए और 4 ऐसे टर्म्स दियो जिनकी फुल फॉर्म करनी है आपको। जैसे हम पहले क्या कर चुके हैं, AI, ML और क्या करा था हमने, AI करा था, ML करा था, एक टर्म हमने और पढ़ी थी दैट इज एनएलपी। अब यहां पे भी 2 शॉर्ट फॉर्म्स हैं, दैट इज वीआर एंड एआर। दोनों की फुल फॉर्म्स क्या है? वीआर का मतलब वर्चुअल रियलिटी, एआर इज ऑगमेंटेड रियलिटी। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले टॉपिक दैट इज वीआर से। किससे स्टार्ट करेंगे? दैट इज वीआर। लेकिन वीआर से पहले हमें यह पता होना चाहिए इंप्रेसिव, इमर्सिव एक्सपीरियंसेस का मतलब क्या होता है। व्हाट इज इमर्सिव एक्सपीरियंसेस? सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम इसको समझेंगे। इसका मतलब क्या है? अलाउस अस टू विजुअलाइज, फील एंड रिएक्ट
ध्यान देना, इमर्सिव एक्सपीरियंस का मतलब हुआ, एक्सपीरियंस का मतलब जिस चीज को हम फील करते हैं, जिस चीज को हम मतलब महसूस कर सकते हैं। तो यहां पे वही लिखा हुआ है, इमर्सिव एक्सपीरियंसेस अलाउस अस टू विजुअलाइज, हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं एंड रिएक्ट कर सकते हैं। जितने भी हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे पास्ट एक्सपीरियंस हो गया, प्रेजेंट हो गया, हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्ट करते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि ऐसा हुआ था, पास्ट में ऐसा हुआ था, फील करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हुई थी, अगर प्रॉब्लम है तो, और अगर खुशी है तो हम फील कर सकते हैं कि ये हमारे साथ खुशी हुई थी। तो इमर्सिव एक्सपीरियंसेस क्या कहता है, अलाउस अस टू विजुअलाइज, फील एंड रिएक्ट। VFR याद रखना, विजुअलाइज, फील एंड रिएक्ट। ये फुल फॉर्म नहीं है, ये सिंपल मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं। विजुअलाइज करना, फील करना एंड रिएक्ट करना। ठीक है, कैसे करेंगे, बाय स्टिमुलेटिंग आवर सेंसेस। किसी भी चीज को आप फील कैसे कर सकते हो, जब आपके सेंसेस, जो 5 सेंसेस होते हैं, जब वो काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है, बाय स्टिमुलेटिंग आवर सेंसेस, जिसमें अपने सेंसेस को स्टिमुलेट किया जाता है। यानी कि सेंसेस क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। स्टिमुलेट मतलब एक तरह से ऐसे समझो, जागरूक होते हैं, लेकिन वो किया जाता है, अपने आप नहीं होते, उसको किया जाता है। ठीक है, कुछ तो अपने आप होते हैं और कुछ हमें करना पड़ता है। अब इसके अंदर और क्या है, इट इंक्रीजेस आवर इंटरेक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट। इंक्रीज करेगा हमारे इंटरेक्शन को एंड इन्वॉल्वमेंट को, मेकिंग देम मोर रियलिस्टिक एंड एंगेजिंग। क्या करेगा, मोर रियलिस्टिक बनाएगा और एंगेजिंग करेगा। और कहां पे यूज होता है, दैट इज इट इज यूज इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग। ये बात की बात है, पहले हम इसको समझते हैं। ध्यान दो, बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि आपको कुछ एक्सपीरियंसेस फील कराए जाएंगे, विजुअलाइज कराए जाएंगे, जिसको आप रिएक्ट भी कर सकते हो। कौन से किस चीज को विजुअलाइज कराया जाएगा, जैसे अगर आप मूवी देखने गए, 3D मूवी देखने गए, तो 3D मूवी में बेसिकली क्या हो रहा है, आपने चश्मा लगाया, आपको ये लगता है कि आपके सामने आ रहा है, राइट। 3D के जो आप लगाते हो, चश्मा लगा के मूवी देखते हो, ऐसा लगता है हमारे सामने आ रहा है। या जैसे बच्चों की भी क्या होती है, 3D की मूवीज होती है, उसमें क्या उनको बिठाया जाता है, आगे पीछे चेयर होती है, घूम रही होती है, तो हमें लगता है वो एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा हो रहा है, मगर वो हो नहीं हो रहा होता, वो हमें फील कराया जाता है। तो यहां पे भी इमर्सिव एक्सपीरियंस में क्या है कि आपको ऐसा फील कराया जाएगा कि एक्चुअल में ऐसी चीजें हो रही है। कैसे होगा, उसमें आपके सेंसेस को स्टिमुलेट किया जाएगा। ठीक है, मतलब जागरूक, ऐसा सोचो कि जागरूक कर दिया जाएगा, और उससे क्या होगा कि आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एंगेजिंग हो जाएगा। मतलब कि आपको लगेगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जैसे मान लो कि अगर आप 3D मूवी देख रहे हो, भूत दिखाया जा रहा है, आपके सामने आ रहा है, तो आपको एकदम से डर लगेगा। तो इससे क्या होगा, आपकी इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज होगी, आप डर लगेगा तो आप चिल्लाओगे। तो वही चीज की बात की जा रही है। ये जनरली कहां यूज होता है, इट इज यूज इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की फील्ड में यूज होता है। कैसे ट्रेनिंग की फील्ड में यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एरोप्लेन है, आपको एरोप्लेन उड़ाना सिखाना है, तो क्या होगा, सीधा डायरेक्टली क्या आपको एरोप्लेन पे बिठा दिया जाएगा, नहीं। आपको क्या किया जाएगा, आपको एरोप्लेन पे नहीं बिठाया जाएगा, आपको एक ऐसी मशीन पे बिठाया जाएगा जो एरोप्लेन की तरह बनी होगी, और आपको लग रहा होगा आप एक्चुअल में उड़ रहे हो। तो ये ट्रेनिंग्स वगैरह के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, कहां कहां पे यूज होता है, ड्राइविंग सिमुलेटर, ड्राइविंग जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। फ्लाइट सिमुलेटर, ड्राइविंग का मतलब सिंपल ड्राइविंग मतलब कोई भी गाड़ी। जैसे अगर आप मान लो, अगर आप मॉल्स वगैरह में जाते हो, मॉल्स में जो गेम्स होती है, गेम्स में क्या होता है, कार होती है, कार चलाते हो आप, तो आपको ये लगता है कि आप एक्चुअल में चला रहे हो। अगर आपको स्टीयरिंग घुमाना है, आप घुमाओगे तो वो घूम जाएगी। तो देखा होगा आपने कि लोग साथ साथ घूम रहे होते हैं, बाइक घुमानी है तो ऐसे घूम रहे हो, तो साथ साथ घूम रहे हो, इसका मतलब एंगेज कर रहा है आपको। तो कहां पर होता है, ड्राइविंग सिमुलेटर, फ्लाइट सिमुलेटर एक्सेट्रा। अब इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, ये कैसे अचीव होता है, यूजिंग VR एंड AR। मैंने आपको क्या कहा था, इमर्सिव एक्सपीरियंसेस के अंदर आप दो चीजें पढ़ोगे, एक चीज पढ़ोगे VR एंड AR, एक थर्ड चीज हो रहा है रोबोटिक्स, लेकिन वो इमर्सिव एक्सपीरियंसेस का पार्ट नहीं है। तो ये नेक्स्ट क्या है, VR एंड AR जो हमें पढ़ना है। ठीक है, नोट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप गैप्स क्लासेस के नोट्स ले लेना। नंबर हमारा फ्लैश होता है 19 रुपीज, 19 रुपए मात्र पे करने होंगे आपको। अब आते हैं नेक्स्ट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे VR। V का मतलब वर्चुअल, R का मतलब रियलिटी। तो VR स्टैंड्स फॉर वर्चुअल रियलिटी।
तो पहले तो आप क्या लिख दोगे, फुल फॉर्म लिख दोगे, वी आर स्टैंड्स फॉर वर्चुअल रियलिटी। रियलिटी का मतलब क्या होता है, सच्चाई। रियलिटी का मतलब सच्चाई। नेक्स्ट वर्ड है वर्चुअल, मतलब कि एक ऐसी सच्चाई जो बनाई गई है नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। वर्चुअल का मतलब होता है मनगढ़ंत, ठीक है, काल्पनिक। तो एक ऐसी रियलिटी, एक ऐसी सच्चाई जो बना दी गई है मगर वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप मूवी देखने गए 3D मूवी, और 3D मूवी देखोगे तो सपोज करो किसी ने गन से शूट करा, तो ऐसा लगता है हमारे ऊपर आ रही है, राइट। तो एक ऐसी चीज जो बना दी गई है रियलिटी की फॉर्म में मगर वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज आर 3 डायमेंशनल। कोई भी चीज जो 3D होगी वही आपकी VR की फॉर्म में होगी, वर्चुअल रियलिटी होगी। अगर वो 3D की फॉर्म में नहीं है तो वर्चुअल नहीं लगता, ठीक है। तो क्या इज अ 3 डायमेंशनल कंप्यूटर जनरेटेड, कंप्यूटर से ही बनाई जाती है ये सिचुएशन, मतलब कि कंप्यूटर ने एक सिचुएशन बना दी दैट सिमुलेट्स द रियल वर्ल्ड, जो क्या लगेगा, रियल वर्ल्ड से बिल्कुल मिलता जुलता होगा, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखना है। वी आर स्टैंड फॉर वर्चुअल रियलिटी। ये क्या है, वी आर इज अ 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल है कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन, जो कंप्यूटर ने सिचुएशन बनाई दैट सिमुलेट्स द रियल वर्ल्ड, जो किसके जैसा होगा, रियल वर्ल्ड के जैसा होगा। नेक्स्ट, द यूजर कैन इंटरैक्ट विद एंड एक्सप्लोर द एनवायरमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, यूजर इंटरैक्ट कर सकता है। इंटरैक्ट कैसे कर सकता है, जैसे आपने गेम आप कभी खेलने जाओ, 3D गेम्स जो होगी उसमें आपको ऐसा लगता है कि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, इसका मतलब आप उस एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, तो वही लिख रहा है, द यूजर कैन इंटरैक्ट विद एंड एक्सप्लोर द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को एक्सप्लोर भी कर सकता है और क्या कर सकता है, इंटरैक्ट कर सकता है बाय गेटिंग इमर्स्ड इन इट। इमर्स मतलब डूब जाना, उसके अंदर वो डूब जाता है। ऐसा ही डूब जाने का मतलब ये नहीं है कि पानी में डूब जाना। डूब जाने का मतलब जो काम आप कर रहे हो आप उसके अंदर इतने डूब गए हो कि हाँ, कि आपको किसी और चीज के बारे में पता ही नहीं चल रहा। जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप ढंग से देख रहे हो तो आप इस वीडियो में डूब चुके हो, कोई कुछ भी बोल रहा हो आपको आप ध्यान ही नहीं दे रहे होगे, दैट इज इमर्स्ड इन इट। तो उसमें हमें पता ही नहीं चलता एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में बाहर क्या हो रहा है, सिर्फ अगर आप मूवी देख रहे होते हैं तो उस पर ध्यान जाता है। वाइल इंटरैक्टिंग विद ऑब्जेक्ट्स, उसके साथ साथ क्या करोगे, आप ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट करोगे, एंड अदर एक्शन, साथ में क्या होगा, अदर एक्शंस ऑफ द यूजर। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार ना एग्जांपल से समझाता हूं। एक बार ना मैं अपनी बेटी के साथ देखने गया 3D मूवी, वैसे तो दिल्ली में 70 90s भी आ चुकी है, तो मैं वो मूवी देखने गया तो ना ऐसे लग रहा था कि नीचे से पानी आ रहा है, ऐसे लग रहा था चेयर ऊपर नीचे हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहां पर, कि हम इंटरैक्ट कर रहे थे ऑब्जेक्ट्स के साथ, हाँ ऐसा हो रहा है, ठीक है। कभी अगर आपने देखी हो तो आप फील कर सकते हो, रियलाइज कर सकते हो, हाँ 3D मूवीज में ऐसा होता है, जो जिसमें हेडसेट लगा के बिठाया जाता है। तो उसके आगे भी हम पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज अचीव्ड यूजिंग VR हेडसेट्स। क्या होगा, VR हेडसेट्स आप अचीव किसके थ्रू कर सकते हो, VR हेडसेट। आपको वर्चुअल रियलिटी के हेडसेट लगाने पड़ेंगे। अब ध्यान देना, अगर आप एक बार गूगल पे सर्च करोगे या फिर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो उसमें ना एक ऑप्शन आता है VR का। अगर आप VR पे दबाओगे तो आपको ना जो स्क्रीन आ रही होगी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, समझ ही नहीं आएगा कि बेसिकली चल क्या रहा है, वीडियो में क्या पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपका VR सेट होगा ना तो आप उसको लगा के सही से देख सकते हो और आपको लगेगा बिल्कुल आपके सामने खड़ा हुआ है बंदा जो बोल रहा है, ठीक है। दिस इज VR, वर्चुअल रियलिटी के बारे में क्या चाहिए, VR हेडसेट। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, VR अगर अचीव करना है तो विच, क्या हमें हार्डवेयर चाहिए, दैट इज VR हेडसेट। नेक्स्ट, और अगर ज्यादा नंबर का आएगा तो आगे क्या लिखोगे, VR प्रमोट्स अदर सेंसरी इंफॉर्मेशन लाइक साउंड। उसके अंदर साउंड होती है, स्मेल होती है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, साउंड आएगी, स्मेल होगी, मोशन होगा मतलब घूमना घूमना होगा, टेम्परेचर होगा। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, पानी, ऐसे लग रहा था पानी आ रहा है, वैसे ही क्या होगा, अगर आप किसी ऐसी मूवी देख रहे हो, 3D की मूवी देख रहे हो जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि आप ठंडे पानी में जा रहे हो, बहुत ज्यादा ठंडे पानी में जा रहे हो, तो आप जब बैठे भी होगे ना अपनी सीट पे, देख भी रहोगे तो आपको लगेगा, आपको फील होगा, आपको रियलाइज होगा कि आप एक्चुअल में ठंडे पानी में जा रहे हो, एनवायरमेंट ठंडा हो जाएगा, दैट इज टेम्परेचर, वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इट इज फाउंड इन, कहां पे होता है, गेमिंग में होता है,
मिलिट्री ट्रेनिंग में होता है, और साथ में क्या, एंटरटेनमेंट। अच्छा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिलिट्री ट्रेनिंग। मिलिट्री ट्रेनिंग में क्यों होता है? अब जैसे क्या होता है, मिलिट्री जो होते हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, मतलब कि बहुत पहाड़ों वगैरह में काम करते हैं जहां पे टेम्परेचर बहुत लो होता है। इसका मतलब -20 -30 ऐसी डिग्री पर होता है। तो पहले उनको इतनी ट्रेनिंग दे दी जाती है कि हाँ एक्चुअल में वो वहां पे जाके काम कर सके। ठीक है, तो ये है जो आपको वीआर के बारे में लिखना है। अब आएंगे नेक्स्ट इज हम ए आर। वीआर और एआर इज ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा चेंज है, वो भी समझ में आ जाएगा। एआर का मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी। एआर का मतलब क्या, दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, पहले आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए, फिर उसके बाद आगे क्या पढ़ना है। एआर इज द सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड, सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड perceptual information over the existing physical surrounding, over the existing physical surrounding। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना बच्चों को ना ये याद नहीं होती। वी आर तो फिर भी याद हो जाता है, ए आर याद नहीं होता उनको। ठीक है, ध्यान देना। इज द सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन जनरेट करती है उसको रख दिया जाता है, या उसको ऐसे सोचो, उसको डाल दिया जाता है। कहां पे डाल दिया जाता है? ओवर दी एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग। जो भी फिजिकल सराउंडिंग है, जो भी एरिया है उसके आसपास। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे आप मान लो अपनी फोटोग्राफ खींच रहे हो। अब जब आपने फोटो खींची तो उसमें अगर आप ध्यान दोगे, काफी सारी एप्स ऐसे आती है तो वो ये भी दिखाता है, नीचे टाइम आता है कि कितने बजे आपने ये फोटो खींची, कौन सी जगह पे खींची, टाइम, डेट और जगह सब आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये टाइम डेट जो है ये किस में डाल रहे हो आप? एक तरह से वर्चुअल जो चीज है, मतलब कंप्यूटर की जो चीज है वो आप किस में डाल रहे हो? आप डाल रहे हो किसके अंदर? अपनी एक्चुअल फिजिकल जो प्लेस एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर। मतलब फिजिकल का मतलब ये नहीं हुआ कि आप वहां पे जाके डाल रहे हो। फिजिकल का मतलब ये कि आपने फोटो खींच ली, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, राइट। अब ये फिजिकल चीज है जहां पर मैं खड़ा हूं। अब आप मेरी फोटो खींच रहे हो और नीचे साइड पर क्या आ रहा है? साइड पर लिखा आ रहा है कितने बजे आपने ये फोटो खींची और कौन सी जगह पर खींची, मतलब लोकेशन आ रही है, टाइम और डेट आ रहा है। अब ये पॉसिबल किसकी हेल्प से हुआ? दैट इज AR, ऑगमेंटेड रियलिटी की हेल्प से पॉसिबल हुआ। ठीक है, थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप क्या मतलब क्या मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूं, और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। इट एड्स कंपोनेंट्स ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। जैसे मैंने कहा ना कि टाइम है, टाइम किसका है? मोबाइल का है, तो वो डिजिटल हो गया। कहां पे डाला जा रहा है? फिजिकल पे डाला जा रहा है। तो इट एड्स कंपोनेंट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड इन टू द फिजिकल वर्ल्ड। डिजिटल को किसके अंदर डाल दिया? फिजिकल के अंदर डाल दिया। दिस इज ऑगमेंटेड रियलिटी along with associated tactile एंड अदर सेंसरी रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, ये जो लिखा ना एसोसिएटेड टैक्टिल, अब ये सिर्फ वर्ड है जो आपको एज इट इज लिख कर आना है। बेसिकली उसका कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप फिजिकल वर्ल्ड में कंप्यूटर की चीजें डाल रहे हो, डिजिटल चीजें आप डाल रहे हो किसके अंदर? फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, राइट। विच रिजल्ट्स इन मेकिंग, जिससे क्या होगा? द एनवायरमेंट इंटरैक्टिव एंड डिजिटली मैनिपुलेटेड। ऐसा लगे कि एनवायरमेंट क्या हो रहा है? मैनिपुलेट हो रहा है और इंटरैक्टिव हो रहा है। ठीक है, एक थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, ज्यादा क्लियर होगा। यूजर कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेसेस एंड चूज द बेसिस ऑफ यूजर रिव्यू। अब जैसे क्या हुआ, सिंपल सी चीज है, आपने क्या करा, आप जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में हो, दिल्ली में कोई जगह देखने जा रहे हो, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इंडिया गेट देखने जा रहे हो। तो जब आप इंडिया गेट देखने जा रहे हो तो आप क्या करते हो? पहले गूगल पे सर्च करते हो कि रिव्यूज क्या है। अगर रिव्यूज अच्छे दिए होंगे लोगों ने तो आप जाओगे वहां पर, और अगर रिव्यूज सही नहीं होंगे तो आप नहीं जाओगे। काफी सारी ऐसी जगह होती है जहां पर हम रिव्यूज को देख के जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? रिव्यूज जो डाले गए कंप्यूटर से डाले गए, कहां पर डाले गए? जो फिजिकल चीज है उस पर डाले गए। तो ये वही कह रहा है, यूजर कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेसेस एंड चूज ऑन द बेसिस ऑफ यूजर रिव्यूज। यूजर के रिव्यूज के बेसिस पे वो जा सकता है। आपने दिल्ली में घूमना है, आपके पास, आप देखना चाहते हो कि कौन कौन सी जगह जाना है, 8-10 जगह है, तो उसमें से क्या चूज करोगे? जो सबसे बेस्ट होगी। वो कैसे पता चलेगा? जो यूजर ने रिव्यूज दिए होंगे उसकी हेल्प से पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ लोकेशन बेस्ड ऐप। अगर कोई आप ऐप यूज कर रहे हो जो लोकेशन बेस्ड है,
ट्रेवलर्स कैन एक्सेस रियल टाइम इंफॉर्मेशन, रियल टाइम इंफॉर्मेशन को वो एक्सेस कर सकता है ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस बाय जस्ट पॉइंटिंग देयर कैमरा व्यू फाइंडर टू सब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप मान लो इंडिया गेट पे गए और आप इंडिया गेट के बारे में चीजें जानना चाहते हो कि वहां पर क्या क्या है, तो आपको या तो किसी से पूछना पड़ेगा, अगर आप नहीं भी पूछना चाहते तो आप एक ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, लोकेशन बेस्ड ऐप होती है, आप उसको कैमरा ऐप डाउनलोड करके उस ऐप को स्टार्ट करो और कैमरा ऑन कर दो, तो वो आपको ना उस लोकेशन के बारे में सब चीज बता देगा। ये किससे होगा? व्यू फाइंडर, मतलब ऐप के अंदर ऑप्शन होगा दैट इज व्यू फाइंडर। सिंपल। अगर आप किसी जगह पे गए, आपको पता ही नहीं जगह कौन सी है, इस जगह को कहते क्या है, सिर्फ उस जगह को क्या करो, ऐप डाउनलोड करो और उस जगह को कैमरे से स्टार्ट कर दो, मतलब कैमरा उस जगह पे कर दो, अपने आप पता चल जाएगा कौन सी जगह है, राइट। ये हो गया हमारा AR। नेक्स्ट इज रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स अगर किसी बच्चे से पूछा जाए ना व्हाट इज रोबोटिक्स, तो 99% बच्चे गलत आंसर देते हैं। रोबोटिक्स कहते हैं सर वो जो रोबोट होते हैं, रोबोट क्या होते हैं? मशीन होते हैं जो कोई काम करने के लिए यूज होते हैं, बिल्कुल ठीक, मगर वो रोबोटिक्स नहीं होता, वो रोबोट होता है, या रोबोट कहते हैं, रोबोट भी कह सकते हो, रोबोट भी कह सकते हो। तो रोबोटिक्स क्या होता है? रोबोटिक्स होता है जो रोबोट्स को बनाता है, मतलब एक प्रोसेस हो गया ऐसे मानो। अब उसको बनाने के लिए हमें क्या आना चाहिए? कंप्यूटर की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की चीजें आनी चाहिए, इंजीनियरिंग आनी चाहिए। अब जैसे मशीन का डिजाइन करना, एक रोबोट बनाना है, तो उसके अंदर क्या होगा? कंप्यूटर का काम किया जाएगा, मतलब प्रोग्रामिंग की जाएगी, साथ साथ में मशीन बनानी है तो इंजीनियरिंग का काम भी होगा। तो सबसे पहले तो रोबोटिक्स की डेफिनेशन आती है, तो क्या लिखोगे? रोबोटिक्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच ऑफ, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब अलग अलग ब्रांचेस है, ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस का भी यूज होता है एंड इंजीनियरिंग का भी यूज होता है। तो रोबोटिक्स ये नहीं होता रोबोटिक्स इज ए रोबोट मत कह देना। रोबोटिक्स क्या है? एक ऐसी ब्रांच है, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, जिसके अंदर यूज होता है किसका? कंप्यूटर साइंस का एंड इंजीनियरिंग का। रोबोटिक्स इन्वॉल्व्स, उसके अंदर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो आप डिजाइन करोगे, जो भी रोबोट बनाना है, रोबोटिक्स जो भी रोबोट बनाओगे आप, तो रोबोटिक्स कहता है कि पहले सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे कैसा चाहिए, नेक्स्ट फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसको बना देंगे, एंड द लास्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑपरेशन, और उसको हम स्टार्ट कर देंगे। एंड उसके बाद क्या? एंड यूज ऑफ रोबोटिक, स्टार्ट करने के बाद क्या कर देंगे? हम यूज कर देंगे। तो चार चीजें ध्यान देना, सबसे पहले क्या करना है? डिजाइन करना है, फिर क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है, फिर ऑपरेशन करना है, उससे काम कराएंगे, और लास्ट में यूज कर देंगे। ऐसे सोचो कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर बनाना है या मेट्रो बनानी है, तो सबसे पहले क्या होता है? डिजाइनिंग की जाती है कि कैसे बनेगी मेट्रो। अगर हम मेट्रो का एग्जांपल ले रहे हैं, कहां से निकलेगी, कैसे बनेगी, सब डिजाइन होगा। डिजाइन करने के बाद कंस्ट्रक्ट होगा, एक्चुअल में बनाया जाएगा। फिर उसके बाद ऑपरेशन होगा कि वहां पर जो बनाई है क्या वो सही चल रही है या नहीं चल रही, एंड द लास्ट वन अगर सही चल रही होगी तो क्या करेगा? यूज में दे दिया जाएगा। तो सिंपल है, रोबोटिक्स इन्वॉल्व्स DCOU, ऐसे याद रखो, DCOU। D is design, C is construction, O is operation, U is use। तो रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, किसकी? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की। उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है? DCOU, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड यूज ऑफ रोबोट्स, ठीक है, रोबोट्स बनाए जाएंगे। प्राइमरी गोल, अच्छा रोबोटिक्स का जो है उसका प्राइमरी गोल क्या है? कि एक ऐसी मशीन बनाओ, रोबोट्स क्या होते हैं? मशीन होती है, एक ऐसी मशीन बनाओ दैट कैन हेल्प और असिस्ट ह्यूमंस, जो ह्यूमन बींग्स की हेल्प कर सके, ठीक है। अब आजकल ना अधिकतर बहुत सारी जगह पे ना इंडस्ट्रीज वगैरह में ये यूज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, या अगर आप हेल्थ केयर की भी बात कर लो, पहले क्या होता था? पहले जो डॉक्टर्स होते थे वो सारे ऑपरेशंस खुद करते थे अपने हाथ से। अब क्या मशीनों से सारा काम हो जाता है, बट डॉक्टर्स अवेलेबल तो होते हैं सब चीज ध्यान देने के लिए, लेकिन प्रॉपर सही से सेट करना, कोई भी सर्जरी हो रही है उसको प्रॉपर सेट करना, तो नी रिप्लेसमेंट सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है, रोबोट्स की हेल्प से हो जाते हैं वो, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? ह्यूमंस की हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट अब वर्ड आएगा रोबोट्स, या फिर रोबोट भी कहते हैं। रोबोट्स कुछ लोग देसी लैंग्वेज में रोबोट्स बोलते हैं, वैसे रोबोट्स बोल देते हैं। रोबोट्स क्या है या रोबोट्स क्या है, ठीक है। अब मैं
जो भी वर्ड यूज करो, रोबोट्स या रोबोट, आप सही से समझ लेना कि सही से सबने प्रोनाउंस किया, पहले बता दिया क्या क्या बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है, एक मशीन है। रोबोट क्या है, इज अ मशीन दैट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वन, या तो एक या एक से ज्यादा काम कर सकता है ऑटोमेटिकली, अपने आप, विद एक्यूरेसी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूरेसी वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने एक मशीन बनाई, मशीन को जैसे आपने डिजाइन करा वो वैसे ही करेगा, बिल्कुल एक्यूरेट करेगा। अगर ह्यूमन बीइंग है, मान लो मैं हूं, मेरे को यहां पे टाइप करना है, ठीक है, तो मैं ऐसे कर दूंगा, लाइन ड्रॉ कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम करना है लाइन ड्रॉ, तो हो सकता है मैं थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी कर दूं। लेकिन जो रोबोट्स होते हैं, जो मशीन्स होती है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर डिजाइनिंग ही ऐसी की जाती है, राइट। तो ये क्या हो गया, मशीन हो गया। रोबोट इज अ प्रोग्रामेबल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक मशीन बनाई और आप उस मशीन को कह रहे हो कि जा भाई ये काम कर, लेकिन वो काम तब तक नहीं करेगी जब तक आप उसको प्रोग्राम नहीं करोगे, दैट इज प्रोग्रामेबल। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोग्रामेबल का मतलब होता है कि आपने प्रोग्राम्स लिखा, प्रोग्राम मतलब कोडिंग लिखी। अब जब कोडिंग लिखोगे आप, तो उसको बताओगे कि ये काम कर, मतलब इंस्ट्रक्शन दोगे। तो ये क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। रोबोट इज अ प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल का मतलब क्या हुआ, विच कैन बी, जिसको इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी, कब दी जाएगी, थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर के थ्रू ही कोडिंग लिखकर रोबोट्स के अंदर क्या दी जाएगी, इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी, मशीन के अंदर इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी, आपको ये काम करना है, राइट। नेक्स्ट, अच्छा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने इसको हाईलाइट भी करा हुआ है, मतलब डिफरेंट पेन से करा हुआ है, सेंसर। अब रोबोट्स के अंदर क्या होता है, सेंसर लगे होते हैं, सारा काम वो सेंसर से करता है। अब जैसे मान लो, फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप रोबोट एक मशीन है, उसको मैंने कहा कि बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, स्ट्रेट जाके लेफ्ट हो जाना है। अब वो जब वो स्ट्रेट जा रहा है, तो जैसे ही स्ट्रेट जा रहा है, उसको कब होना है, लेफ्ट होना है। तो उसको मैंने पहले बता दिया कितने स्टेप्स चलना है। लेकिन अगर बीच में कोई बंदा आ गया, कुछ चीज, कोई ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, तो वो रुक जाएगा, क्योंकि उसको क्या मिल गया, सेंसर मिल गया कि हाँ भाई सेंसर लगा हुआ है, अब रुक जाओ। तो सेंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, रोबोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसर आर वन ऑफ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ रोबोट, का प्राइमरी कंपोनेंट है। अब आपने रोबोट्स के अंदर आता तो और क्या लिखोगे, रोबोट कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, अलग अलग टाइप होते हैं, लाइक व्हील्ड रोबोट्स, ठीक है, लेग रोबोट्स, मैनिपुलेटर्स एंड ह्यूमनॉइड। तो ये आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, सिर्फ और सिर्फ जो आ सकता है, व्हाट इज ह्यूमनॉइड। ह्यूमनॉइड क्या होता है, तो हम उसको देखेंगे। रोबोट्स दैट रिजेंबल्स ह्यूमंस, जो ह्यूमंस की जैसा लगता है, आर कॉल्ड एज ह्यूमनॉइड्स। अधिकतर लोगों ने मूवी देखी होगी रजनीकांत की चिट्टी, जिसमें चिट्टी था, ठीक है, नाम मैं नहीं लूंगा मूवी का, काफी बच्चों को पता ही है, बच्चों तो बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, तो आप लोगों ने जरूर देखी होगी। तो वो क्या कर रहा है, रोबोट क्या कर रहा है, दैट रिजेंबल्स ह्यूमंस, जो ह्यूमंस के जैसा होता है, उसको क्या कहा जाता है, ह्यूमनॉइड, राइट। अब अगर एग्जाम में 2 मार्क्स का आएगा तो इतना काफी है, अगर 3 मार्क्स है उससे ऊपर आएगा तो एग्जाम्पल लिख देंगे, ज्यादा बेटर है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो फेमस एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले है नासा का। नासा ने क्या कर रखा है, एक बना रखा है MER, दैट इज मर, MER। एग्जाम में MER की फुल फॉर्म आ सकती है। ये क्या, नासा का, M का मतलब मार्स, E इज एक्सप्लोरेशन, R इज रोवर। मतलब कि जो नासा ने एक ऐसा रोबोट बना रखा है जो कहां जाता है, मार्स में जाता है, वहां की चीजों को क्या करता है, एक्सप्लोर करता है। ये क्या, इज अ रोबोटिक स्पेस मिशन टू स्टडी अबाउट द प्लैनेट मार्स, जो मार्स के बारे में पढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोफिया। सोफिया क्या है, ह्यूमनॉइड है। सोफिया है एक ह्यूमनॉइड जो यूज करता है AI का, विजुअल डेटा का, प्रोसेसिंग एंड फेशियल एक्सप्रेशन का। सोफिया सिंपल ऐसे याद रखना, सोफिया क्या है, ह्यूमनॉइड है। एग्जाम में आ सकता है, आपका एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिख दोगे सोफिया इज अ ह्यूमनॉइड। और मार्स का एग्जाम्पल दे सकते हो नासा का, ठीक है। तो एग्जाम में आ सकता है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमनॉइड, आंसर इज सोफिया, ठीक है। रोबोट है, एक मशीन ही है ये भी। नेक्स्ट इज ड्रोन। अच्छा, ड्रोन भी यूज होता है, इज एन अननेम्ड एयरक्राफ्ट विच कैन बी रिमोटली, जो क्या होता है, रिमोटली
कंट्रोल कर सकते हैं फ्लाइट्स को। ये सिंपल है, कहता है कि क्या है ड्रोन। अब क्या होता है, मशीनें ड्रोन चलते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई प्रेसिडेंट, यूएस के प्रेसिडेंट इंडिया में आ रहे हैं, या फिर इंडिया में जैसे रिपब्लिक डे है या फिर इंडिपेंडेंस डे है, पूरी की पूरी क्या की जाती है, पूरी चेकिंग की जाती है। तो ऊपर ड्रोन्स चलाए जाते हैं। ड्रोन्स क्या होते हैं, एक तरह से एयरक्राफ्ट की तरह ही है, जो सब चीज को देखता है कि भाई वहां पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। अगर गड़बड़ होगी तो सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। तो वही लिखा हुआ है, इज एन अननेम्ड एयरक्राफ्ट, उसका कोई नाम नहीं है, विच कैन बी रिमोटली, जिसको क्या होता है रिमोटली कंट्रोल किया जाता है, और कैन फ्लाई ऑटोनोमियसली, अपने हिसाब से भी चल सकता है वो, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर दिया जाता है। सॉफ्टवेयर में जो लिखा जाएगा वैसे ही दिया जाएगा, ठीक है। मगर उसके अंदर क्या लगा होता है, सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब उसके अंदर एक तरह से चिप वगैरह लगी हुई है, और वो चेक करता रहता है, सेंसर्स लगे, जीपीएस भी लगा होता है। तो बेसिकली ये सारे एग्जांपल्स हैं। अगर आप 2 कर लोगे तो भी ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बहुत है ये दोनों एग्जांपल्स। और अगर हाँ, बस ये थोड़ा सा पढ़ लेना। क्यों पढ़ना ये, अगर एग्जाम में आ गया ये दिया होगा, ये पूरा दिया होगा, तो वो पूछेगा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ किसका, वीआर का, एआर का, रोबोटिक्स का, तो आप बता पाओगे, ठीक है। बस इतना याद रखना, ड्रोन इज एन अननेम्ड एयरक्राफ्ट। तो यानी कि ड्रोन की बात हो रही है, तो हमें क्या लिखना है, रोबोटिक्स का एग्जांपल, रोबोट का एग्जांपल है, राइट। तो अभी हमने इसमें क्या देख लिया, 3 टर्म देख ली। सबसे पहले हमने कौन सी देखी थी, हमने देखी थी टर्म वीआर, एआर एंड रोबोटिक्स, और उसके बाद हमने देखा रोबोट, राइट। अब ध्यान देना, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, 3 से 4 वीडियोस होगी जिसमें ये हमारा चैप्टर कवर होगा। तो हमारी कोशिश ये है कि हम जल्दी से जल्दी इसको कवर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ना है वो मैं पहले ही बता दूंगा आपको कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। और साथ साथ में मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना। नंबर हमारा फ्लैश करता है, आप कॉल करके व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है कि किस नंबर पे आपको अमाउंट पे करना है और कैसे आप, मतलब अकाउंट डिटेल्स सब मेंशन है। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट भेजोगे और हम आपको नोट्स भेज देंगे। बट स्क्रीनशॉट के साथ ये लिख देना, क्लास 11th आईपी इमर्जिंग ट्रेंड्स, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स 11th की वीडियो देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, जब वो 12th में जाए तो स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना, जिससे कि आपके जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें अच्छा पेपर हो और बहुत अच्छे मार्क्स आए। बहुत अच्छे का मतलब हमारे हिसाब से 90% से ऊपर होता है। और अगर आप गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्स परचेज करना चाहते हो, नंबर हमारा फ्लैश करता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और इफ इन केस आपके एग्जाम 1-1.5 महीने के बाद है, 11th क्लास की बात कर रहा हूं, तो हम आपको प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोलमेंट नहीं देंगे। कम से कम 2 महीने होंगे, 2 मंथ्स होंगे तो ही एनरोलमेंट दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। हाँ, 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो 1 महीने का भी टाइम होगा तो भी एनरोलमेंट दे देंगे। अब कई बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा क्यों कि गैप्स क्लासेस 12th क्लास की एनरोलमेंट नहीं दे रहा, जबकि बोर्ड के मार्क्स हैं, बहुत ज्यादा मैटर करता है। 12th क्लास में दे रहा है, 11th में नहीं दे रहा, ऐसा क्यों? दोस्तों देखो क्या होता है, जब 12th में होते हो ना आप, तो आपको अंदर से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, या अंदर से आपको लगता है कि मेरे को पढ़ना चाहिए, यानी कि आपका माइंडसेट होता है पढ़ने का। 11th क्लास में क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि ठीक ठाक मार्क्स आ जाएं बस बहुत है। तो इसलिए हम सब स्टूडेंट्स को यही कहते हैं कि अगर 1-1.5 महीने का टाइम है तो हम आपको 11th में एनरोलमेंट नहीं देंगे, 12th में जरूर देंगे, और अगर आप लेना चाहते हो प्रीमियम कोर्स, ठीक है। और काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, वो सब यही, उनका यही कमेंट्स आता है, हमारे पास मैसेज आता है कि सर आपकी गैप्स क्लासेस की वीडियो देखने के बाद तो कंसेप्ट बहुत आसान लग रहे हैं, 12th में आपसे ही स्टार्टिंग से पढ़ना है। तो उसके लिए नंबर फ्लैश है, आप कॉल करके व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो प्रीमियम कोर्सेज के लिए, ठीक है, राइट। अब जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है दैट इज बिग डेटा पढ़ना है। वैसे तो वर्ड बता रहा, बिग मतलब बहुत बड़ा, बिगेस्ट बड़ा, डेटा मतलब डेटा, बहुत बड़ा डेटा, मगर ये वीडियो की ड्यूरेशन बड़ी हो रही है तो हम नेक्स्ट क्लास में इस वीडियो को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो का थंबनेल आएगा, जैसे ही वीडियो खत्म होगी लास्ट में आप थंबनेल पे क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हो। और इफ इन केस वीडियो हो सकता है अपलोड नहीं हुई हो, जब आप देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपके पास लिंक आ जाए। और जो हमारे प्रीमियम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करा हुआ है, उनको तो हम लिंक खुद ही भेज देंगे, ठीक है दोस्तों। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।